Hello everyone and welcome to online educational platform of Synthesis. Synthesis fastest growing institute of North India और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना। अगर आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिंगडीजी ऐप को डाउनलोड कीजिए जो कि आपको गूगल प्ले पे इजीली अवेलेबल है। हमारे कोर्सेज जो है उनकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। मेडिकल कोर्सेज जो है हमारे डायनामिक है जो टारगेट मेडिकल के लिए है। मोमेंटम कोर्स जो है हमारा वो 12th बायो के लिए है। एंथेसिस कोर्स जो है हमारा वो 11th बायो के लिए है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो इस तरीके से हैं। थ्रस्ट कोर्स जो है वो हमारा टारगेट मैथ्स के लिए है। इंटेंसिटी जो है वो 12th मैथ्स के लिए है और इम्पल्स जो है वो 11th मैथ के लिए है। और ये हमारे सिंडीजी ऐप का फ्रंट पेज रहेगा। हाँ जी, मेडिकल कोर्सेज की जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डायनेमिक कोर्सेज की प्राइस है जो टारगेट बायो के लिए है 7080 पर मंथ। देन मोमेंटम कोर्सेज की प्राइस है 5900 पर मंथ एंड एंथेसिस कोर्सेज की प्राइसेस है 4720 पर मंथ। इंजीनियरिंग कोर्सेज की प्राइसेस, थ्रस्ट कोर्स की प्राइस है हमारी 7080 पर मंथ। इम्पल्स कोर्स की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ एंड इंटेंसिटी की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ। फॉर मोर डिटेल्स आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विजिट www.synthesis.ac.in। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 918003094891 #92 #93। विजिट यूट्यूब सिंथेसिस इंस्टीट्यूट। लाइक अस ऑन फेसबुक synthesis.ac.in। हाँ जी, हमारे लास्ट जो 15 ईयर्स है उसमें हमने सिलेक्शंस दिए हैं 1828 जो स्टूडेंट है हमने नीट गवर्नमेंट एमबीबीएस सिलेक्शन दिए हैं। 189 हमने एम्स में सिलेक्शन दिए हैं। 175 एनआईटी और आईआईटी में हमने सिलेक्शंस दिए हैं। मोर देन 15% जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने सिलेक्शन दिए किसमें, एमबीबीएस में, एनआईटी में और आईआईटी में। और 85% और अबव नीट जो है 2020 क्वालिफाइड है। एंड हमारे हेड ऑफिस का एड्रेस है ज्ञान टावर नियर शिववाड़ी रोड बीकानेर। और अगर आप भी अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ सिंथेसिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस। सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना। आज आपके सामने इनऑर्गेनिक का एक और चैप्टर जो है वो डिस्कस करने आई हूं, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का एक पार्ट जो है ग्रुप नंबर 13th, 14th एंड 15th ये हम अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 16th, 17th एंड 18th। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैसेस या नॉर्मल गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रुप नंबर 16 से। ग्रुप नंबर 16 है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को और क्या कह सकते हैं हम, ऑक्सीजन फैमिली को हम कहते हैं चाल्कोजन फैमिली। क्यों कहते हैं चाल्कोजन फैमिली, क्योंकि ये हमारे यूज़फुल है किस चीज़ में, ओर्स बनाने में। यानी कि हमारे जो सल्फाइड्स, जो हमारे सबसे ज़्यादा ओर्स जो होते हैं वो सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स के ओर्स बनाने में हमारे लिए बेनिफिशियल है। दैट्स वाई हम इसको चाल्कोजन फैमिली कहते हैं। उसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए जो हमारे शुरू के 3 ग्रुप्स थे जिन्हें हमने लास्ट जो सेशन था उसमें डिस्कस किया, उनमें जो एक्सेप्शंस थे वैसे कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन रिच फैमिली जो है वो बोरोन फैमिली थी, जिसमें हमने देखा था एटॉमिक रेडियस हो, आईपी हो या फिर ईए हो, सभी में जो है एक्सेप्शंस मिल रहे थे। इन फैमिलीज़ में पीछे की 3 फैमिलीज़ में जो पीछे के 3 ग्रुप्स में जो है बहुत कम एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ जो है वो बढ़ता है। ठीक है, अप टू डाउन साइज़ बढ़ता है, तो वही ट्रेंड जो है वो इसमें लिख दिया गया है, कोई भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। सेकंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो अपोजिट होती है साइज़ के। ठीक है, साइज़ बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो घटेगी। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट्स वाई इस क्रम को हमने सिर्फ उल्टा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है लिख दिया गया है, आपको जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसको कर लेना है। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर क्रम देखें तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें जो है सेकंड जो पीरियड है, मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड पीरियड के बीच में क्या आ जाता है, डी ब्लॉक्स आ जाते हैं, है ना। वहाँ से हम बोरोन से एल्यूमिनियम में जाते थे, एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते थे, दैट वो हमारे पास तो वो आ गए थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए थे। तो यहाँ पे जो है चेंजिंग आती है, इसकी एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए सिर्फ चेंज आएगा तो सेकंड टू थर्ड या थर्ड टू सेकंड ग्रुप में जाने पर ही चेंज आ रहा
है। ओके, तो ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्रम जो है वो सेम क्रम रहेगा, किसका? आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला क्रम ही हम लिखेंगे। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला क्रम ही हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स, देखिए ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स जो हैं, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्राइड्स बनाता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर ये देखिए ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सभी जो हैं वो हाइड्राइड्स बनाते हैं। बट क्वेश्चन हमारे पास इसमें से नहीं आता है कि हाइड्राइड्स कैसे बनेगा, H2O बन रहा है या H2TE बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता। हमसे पूछा जाता है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? थर्मल स्टेबिलिटी का, या फिर हम कह देंगे रेड्यूसिंग नेचर का, एसिडिक नेचर का, इन सब का जो है हमसे क्रम जो है वो पूछा जाता है। इससे पहले बोरॉन फैमिली में हमने हाइड्राइड्स जो हैं वो पढ़े थे। वहाँ पे हमने क्या ट्रिक देखी थी? हमने ट्रिक देखी थी वहाँ पे बेसिक एंड क्या पढ़ा था हमने? बेसिक एंड ठीक, और बाद में इन सबको कर दिया था रीसेट। तो क्या ट्रिक थी ये हमने ऐसा देखा था, बेसिक यानी कि बेसिक नेचर एंड बॉन्ड एंगल, बेसिक नेचर, ठीक है, और बॉन्ड एंगल, और ये थर्मल, TH मतलब थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, इन तीनों का क्रम जो था वो सेम था। क्या था क्रम? ये हम नहीं पसंद ऐसे सब भाई। ठीक है, यही क्रम हम वहाँ पे लिख रहे थे, इन तीनों के लिए सेम क्रम था। देन हमने रीसेट क्यों लिखा था? रीसेट मतलब इसको अगर रीसेट कर दिया जाए, बढ़ते हुए को घटता हुआ कर दिया जाए, इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग कर दिया जाए, तो रेड्यूसिंग नेचर जो है हमारे पास आ जाता था। R फॉर रीसेट एंड R फॉर रेड्यूसिंग नेचर वहाँ पे हमारे पास आ रहा था। अब बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली की। इसमें देखिए, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी सेम है, वही वाला नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम। ठीक है, तो ये इनकी इस तरीके से है, सेम उसी तरीके से बेसिक एंड ठीक वाला नेचर वाला सेम था। रेड्यूसिंग नेचर अगेन रीसेट हो गया, तो वहाँ पे हम रीसेट लिखते थे, तो रेड्यूसिंग नेचर इसका रीसेट, तो रीसेट कर दिया, तो सेम जो है साइंस हमने सिर्फ चेंज कर दी, डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग कर दिया। बिल्कुल सही। फिर आता है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर जो है वो बेसिक नेचर था, ये एसिडिक नेचर है, अपोजिट है, तो वो उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे जो है OS SCTE PO इस तरीके से इसका नेचर जो है, रेड्यूसिंग नेचर जो है वो एसिडिक नेचर जो है वो आ जाएगा, और रेड्यूसिंग नेचर का और एसिडिक नेचर का सेम ट्रेंड रहता है। ओके, फिर हम आते हैं हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली जो है उसमें ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो हैलाइड्स बनाते हैं, डाई हैलाइड्स। ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं वो ही सिर्फ हैं जो डाई हैलाइड्स बनाते हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो डाई हैलाइड्स फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, डाई हैलाइड्स फॉर्म नहीं करते हैं, तो ये हमें याद रखना है पॉइंट कि ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं वो डाई हैलाइड्स बनाते हैं, O2F2, S2F2, S2Cl2, S2Br2। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। देखिए ऑक्सीजन फैमिली की जो ऑक्सीजन जो है उससे सभी की रिएक्शंस जो है वो हम सब ग्रुप्स में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने हर ग्रुप में पढ़ा, नाइट्रोजन ग्रुप में पढ़ा उनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन, देन हमने बोरोन ग्रुप में पढ़ा उनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन, हमने कार्बन ग्रुप में भी पढ़ा उनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो हमें ऑक्सीजन से किसी की रिएक्शन पढ़ने का अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में? हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीजन पढ़ेंगे, बट उसको प्रिपरेशन करने के उसके तो तरीके हैं, प्रिपरेशन करने के उसके जो मेथड्स हैं सिर्फ वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डाई ऑक्सीजन मेरे पास आता है जो कि एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसमें? और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, न्यूट्रल गैस है और सपोर्टर ऑफ कंबशन है। कंबशन के सपोर्टर जो हैं वो ये होते हैं। अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन। ईच एटम जो है इसमें वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ईच एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो देखिए डाई ऑक्सीजन के लिए पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। ईच एटम जो है इसका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी हाई होती है, ये एक न्यूट्रल गैस है और सपोर्टर ऑफ कंबशन है। हमें पता है हम किसी भी जो है रिएक्टेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कंबशन की रिएक्शन जो है वो हमें देता है। तो ये थी डाई ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आती है डाई ऑक्सीजन को बनाने के कुछ मैथड्स।
डाई ऑक्सीजन की जो कह देंगे प्रॉपर्टीज़ जो है, उनकी कौन कौन सी रिएक्शंस है वो सब हम पढ़ चुके हैं, तो हम इस पर सिर्फ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है लो रिएक्टिव मेटल। देखिए इसमें 3 केस जो हैं वो हमारे पास आते हैं, लो रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट, देन हाई रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट, और देन हमारे पास आ जाएगा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट। 3 जो है इसके अंदर कंसेप्ट आ रहे हैं, लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव। अब आप कैसे पहचानेंगे कि हाई रिएक्टिव कौन सा है और लो रिएक्टिव कौन सा है और मॉडरेट रिएक्टिव कौन सा है? देखिए रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसमें हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन मान लीजिए, इससे नीचे वाले एलिमेंट जो हैं वो लो रिएक्टिव, ठीक है, इससे ऊपर वाले एलिमेंट जो हैं वो हाई रिएक्टिव, ठीक है, और बीच में यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है कि हमारे पास लो रिएक्टिव, अगर मैं बात करूंगी लो रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट, तो आप समझ जाएंगे कि कौन से मेटल्स का यूज किया गया है इसके नाइट्रेट्स को बनाने में, ठीक है। चलिए अब इसको एक क्लियर कर देते हैं। आइए, तो लो रिएक्टिव में AgNO3 बना, AgNO3 से हमने क्या बनाया है, Ag प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। क्या बना इससे, मेटल बना, NO2 बना प्लस O2 बना, ठीक है, इजी। चलिए उसके बाद यही रिएक्शंस अगर हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट के साथ करवाएंगे, किसकी, O2 की, O2 की रिएक्शन मॉडरेट रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट के साथ करवाने पर हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। वहाँ पे लो रिएक्टिव के साथ हमें मेटल मिल रहा था और मॉडरेट रिएक्टिव के साथ हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। इसी तरीके से ये रिएक्शन अगर हाईली रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट के साथ करवाएंगे, क्या हम NaNO3 या KNO3 कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, तो NaNO3 के साथ रिएक्शन करवाने पर NaNO2 प्लस O2 जो है वो हमारे पास आता है, यानी कि मेटल नाइट्रेट जो है वो हमें यहाँ पे मिलती है, मेटल नाइट्राइट जो है वो हमें यहाँ पे मिलती है। याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे तो है हमारे पास हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव NaNO3, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग में HI, तो ये I वाला प्रोडक्ट बनाएगा, नाइट्राइट बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, HI हाईली रिएक्टिव, तो I वाला प्रोडक्ट बनाएगा। देन हमारे पास क्या है, इसमें मॉडरेट स्पेलिंग में O, तो ये ऑक्साइड बनाएगा, MO, मेटल ऑक्साइड। तो ये अपनी जो है इसकी डेफिनेशन से ही ये अपने आप प्रोडक्ट जो है वो हमें दे रहा है, यानी कि अगर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मॉडरेट के साथ। हाईली के साथ क्या मिलेगा, नाइट्राइट, NaNO2, और बचता है हमारे पास लो रिएक्टिव, दैट इज मेटल नाइट्रेट, और वो हो जाएगा हमारे पास मेटल और NO2 प्लस O2 हमें देगा। तो O2 तो जो है वो तीनों में मिलेगी, क्योंकि हम उसी के प्रिपरेशन के मेथड्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और लो और मॉडरेट रिएक्टिव जो है वो हमें NO2 भी देंगे, जबकि हाईली रिएक्टिव हमें NO2 नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मेटल नाइट्रेट ऑलरेडी बना रहा है। अब इसी के बेस पे एक और कंसेप्ट है, वो बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल नाइट्रेट की बात हो रही थी, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास आएंगे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, क्या करेंगे, मॉडरेट रिएक्टिव हमें मेटल ऑक्साइड प्लस O2 देंगे। क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस O2 जो है वो हमें देंगे। और इसी के साथ सेम ही है, उसमें भी मेटल ऑक्साइड दे रहा था प्लस O2 दे रहा था, वहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड प्लस O2 दे रहा है, बस यहाँ पे जो है NO2, वहाँ पे तो नाइट्रेट है ही नहीं, तो हमें NO2 मिलेगा कहाँ से, तो मॉडरेट रिएक्टिव में हमें NO2 यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है ना। चलिए, और लास्ट है हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, उसमें मेटल और O2 मिलेगा। देखिए अब इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना। देखिए वहाँ पे भी लो रिएक्टिव मेटल प्लस O2 दे रहा था, यहाँ पे भी लो रिएक्टिव मेटल प्लस O2 दे रहा है। मॉडरेट मेटल ऑक्साइड दे रहा था, मॉडरेट मेटल ऑक्साइड दे रहा है। हाईली जो है वो रिएक्शन नहीं करता है, ये रिएक्शन कर रहा था। क्यों नहीं करता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हो पाती, ठीक है, वो बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हो पाती। Na2 NO2 देख लीजिए,
Na2O2 देख लीजिए, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जो कि इनके लिए बहुत सारी बॉन्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है इनको ब्रेक करने के लिए। दैट्स वाई ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये रिएक्शन थी डाई ऑक्सीजन की, उनको प्रिपेयर करने के मेथड थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब आती है हमारे पास ओजोन, O3। O2 की हमने बात कर ली, अब आते हैं O3 पे। देखिए O3 में क्या है, 3O2 साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसमें पास करेंगे, 2O3 बन जाता है। कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, पूछी भी नहीं जाती है, बट हमारी एनसीईआरटी में गिवन है तो हमने एक बार पढ़ ली है। उसके बाद आते हैं हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, देखिए यहाँ पे O3 था, हमने हीट दिया, नेसेंट ऑक्सीजन जो है, ये जो है नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिली, और हमें पता है कि जहाँ पे हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है उसका रिएक्टेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिली है ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शंस जो है वो कैसे करता है, देखिए मेटल्स जो है यहाँ पे O3+ I आया, यहाँ पे HiO3+ O2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास I था और यहाँ पे भी मेरे पास HiO3 सेम जो है, उसी का हमने मेटल के साथ रिएक्शन करवा के जो है इसका एसिड बना दिया है, एसिड सेम बना दिया है। चलिए यहाँ पे भी जो I था वो हमारा किस में था, I जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनाएगा। आयोडीन जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है एसिड बनाएगा, और वो क्या है +5। यहाँ पे भी P जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का जो बनाएगा एसिड, तो यहाँ पे भी H3PO4 बना लिया। सल्फर भी अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनाएगा, दैट इज H2SO4 और +6। यहाँ पे HiO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है, और H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6, जो कि हाईएस्ट है। ओके, तो ये उससे रिएक्शन करके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हमारे पास एसिड्स जो है वो बनाएगा। उसके बाद आती है डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत बार हम पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासेस से ही हमें ओजोन परत की क्षय का जो टॉपिक है वो पढ़ा दिया जाता है ना। तो क्या है, सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, उनमें ओजोन से रिएक्ट होती है, उनके जो कहेंगे गैस जो है उनसे निकलती है, दैट इज NO3 से रिएक्शन करके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लास्ट में पढ़ने जा रहे हैं, वो है टेलिंग ऑफ मरकरी। मरकरी जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ओजोन से रिएक्ट करके, मरकरी जो है वो ओजोन से रिएक्ट करके मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाता है, +O2 जो है हमें देता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ऑक्सीजन की रिएक्शन। अब यहाँ पे जो है ये इसके साथ अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मान लीजिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एक रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत बार पूछ ली जाती है हमसे, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए Pb, ठीक है, PbS जो है वो O3 से रिएक्ट करता है, तो क्या बना लेता है, PbSO4 बना लेता है। ठीक है, PbS ने O3 के साथ रिएक्शन किया, PbSO4 बना लेता है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन ये देता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, मान लीजिए ये तो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये +2 से +4 में तो जा नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। सल्फर जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर जो है वो जाएगा, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। Pb जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये यहाँ पे भी +2 में है और यहाँ पे भी +2 में ही रहेगा। ओके, तो इसकी डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर इसकी रिएक्शंस जो है वो आपको दे दी जाएगी, उसमें से आपको बताना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसलिए डिस्कस करनी ज़रूरी थी। आइए तो नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फर। सल्फर की बात करें तो एनसीईआरटी में हमें 2 टाइप के सल्फर के एलोट्रॉप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है रोम्बिक सल्फर और सेकंड है मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर जो है उसे हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं और मोनोक्लिनिक सल्फर जो है उसे हम बीटा सल्फर कहते हैं। अब बात आती है इनके सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होने की। ठीक है,
सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी हम किस में देखते हैं, हम वाटर के अंदर सॉल्युबल देखते हैं और CH2 में हम इसको सॉल्युबल देखते हैं। वाटर के अंदर जो हमारा अल्फा सल्फर है वो सॉल्युबल है, बट बीटा सल्फर हमारा सॉल्युबल नहीं है, दैट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, वो इनसॉल्युबल है। और CH2 के अंदर ये दोनों ही सॉल्युबल है, रोम्बिक भी और मोनोक्लिनिक भी। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ पे आता है इस बात का। यहाँ तक तो इसका जनरल जो है, इसकी जनरल बातें थी वो हमने सीखी। अब बात ये आती है कि कौन से टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर जो है वो स्टेबल होता है, कौन से टेम्परेचर पर मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो स्टेबल होता है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख रखी है, स्टेबल मोर एट रूम टेम्परेचर। किसके लिए, रोम्बिक सल्फर के लिए मैंने एक बात लिख रखी है, स्टेबल मोर एट रूम टेम्परेचर। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास आया है अल्फा सल्फर को जब मैं बीटा सल्फर में चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इसको 369 डिग्री सेल्सियस पे हीट देती हूँ। ठीक है, अल्फा को बीटा में चेंज करने के लिए 369 पे हीट देती हूँ। अब इसको देख के आप ये बताइए कि कौन सा जो है 369 से पहले स्टेबल होगा और कौन सा जो 369 के बाद स्टेबल होगा। ऑब्वियस है, इसको मैंने हीट दी तो ये बन रहा है, तो ये 369 से पहले स्टेबल है, बिफोर। ठीक है, और ये 369 टेम्परेचर देने के बाद भी स्टेबल है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है, ये मोर स्टेबल बिफोर 369। ठीक है, और वो मोर स्टेबल है आफ्टर 369। तो ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी था। तो ये था यहाँ पे स्टेबल मोर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हमारा रोम्बिक सल्फर जो होता है, अल्फा सल्फर जो होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि ये 369 से पहले स्टेबल है और ये 369 के बाद में स्टेबल है। ओके, चलिए उसके बाद हमारे पास सल्फर के जो आएंगे उनकी फॉर्म्स जो है वो देखेंगे हम। ये X2 फॉर्म में माना जाता है सल्फर, यहाँ पे हमारे पास X6 में है और यहाँ पे हमारे पास X8 में है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें से स्टेबल कौन सा है। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो माना जाएगा वो ये स्टेबल मानते हैं हम इसको। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हम इसको मानते हैं। ठीक है, अब इसको स्टेबल क्यों मानते हैं, देखिए ऑर्गेनिक में हम S6 पढ़ते हैं, चेयर फॉर्म पढ़ते हैं, और इनऑर्गेनिक में हम S8 क्राउन शेप जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा ऑर्गेनिक के बेस पर तो आप इसको स्टेबल बता सकते हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्टेबल होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम आपको ऐसे कह दें कि आपको इनको हीट देंगे तो ये किस में जो है टूटेगा या फिर डिसोशिएट होगा, तो सबसे लास्ट में आप बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं सल्फर जो है S बना देगा, S नहीं बनाएगा, सल्फर जो है वो S2 में ही टूटता है, S2 में ही रहता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं H2S की। सबसे इंपॉर्टेंट एसिड जो है ये, इसकी जो रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है इसकी प्रिपरेशन मेथड जो है वो है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, FeS प्लस H2SO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस H2S। H2S जो गैस होती है ना, इस गैस को हम कहते हैं रोटन एग लाइक स्मेल आती है इस गैस में। ठीक है, कैसी स्मेल आती है, रोटन एग। रोटन एग लाइक स्मेल जो है वो H2S गैस देती है। ठीक है, H2SO4 क्या है हमारा, H2SO4 हम किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं H2SO4 को, किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स। अब हम किंग ऑफ एसिड्स की रिएक्शन करवा देंगे FeS के साथ, तो हमें FeSO4 प्लस H2S मिल जाएगा। ये तो बात थी जनरल बात जो कि रिएक्शन करती है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, चलिए देखिए क्या हुआ, किंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने किंग बोला, इसको मैंने रोटन एग स्मेल बोला, रोटन एग। ठीक है, स्मेल बोला मैंने इसको, और ये है मेरा FeS यानी कि आयरन, मैं इसको बोल देती हूँ। ठीक है, अब हम अगर किंग को, हम इसको कैसे याद रखेंगे, किंग को अगर हम रोटन एग देंगे, किंग को अगर हम रोटन एग करेंगे तो वो आयरन से हमें पीटेगा। कैसे, किंग को अगर यानी कि H2SO4, ठीक है, रोटन एग देंगे, H2S बनेगा इससे, तो वो क्या करेगा, आयरन से हमें पीटेगा। ठीक है, किंग आयरन से पीटेगा जब हम इसको रोटन एग देंगे। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, अच्छे से मेमोराइज रहेगा। चलिए अब पढ़ते हैं इसके कुछ और जो प्रॉपर्टीज हैं। वो H2S है वो कंबशन देता है, कंबशन ऑफ H2S O2 के साथ इसी रिएक्शन करवाइए तो HO2 बन गया है, H2O बन गया प्लस SO2 जो है वो बन जाता है। जब भी हम किसी का भी कंबशन करवाते हैं, O2 से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है, एक तो H2O हमें मिलता ही मिलता है, प्लस में जो है उसका ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे अब देखिए सल्फर का ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो गया है।
नेक्स्ट है हमारे पास रेड्यूसिंग नेचर, H2S का रेड्यूसिंग नेचर। देखिए H2S H2H प्लस H2 में रेड्यूस हो जाता है और इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो रेड्यूसिंग नेचर है इसका, हमें ये याद रखना है। आगे इसकी रिएक्शंस जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से कंसीडर करेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो है अभी अभी मैंने आपको ये बोला कि ये रेड्यूसिंग नेचर का होता है। अगर इसकी रिएक्शन मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाऊंगी तो क्या होगा? H2S खुद एक रेड्यूसिंग नेचर का है, बस उसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाएंगे तो क्या होगा? वो कहेगा रेड्यूस हो जा, वो कहेगा ऑक्सीडाइज हो जा, और दोनों क्या है मिलकर बना लेंगे सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन दैट इज विद वाइट टर्बिडिटी। ओके, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों जो है आपस में झगड़ा करेंगे, तू ऑक्सीडाइज हो जा, वो कहेगा तू रेड्यूस हो जा, तो वो मिलकर बना लेंगे कोलाइडल सल्फर। ठीक है, चलिए रिडक्शन रिएक्शन की अगर बात करें तो देखिए H2S जो है वो यहाँ पे FeCl3 को +3 से +2 में लेके चला जाता है, +3 से +2 में लेके चला जाता है। डिक्रीज हो रहा है प्लस चार्ज डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट दूसरों को तो रेड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरों को रेड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन रिएक्शन जो है वो इस तरीके से थी। उसके बाद हम आ जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पे, SO2 पे। SO2 की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें रहता है sp2, एंगुलर या बेंट इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें p पाई d पाई बॉन्ड की बात है। SO2 में p पाई d पाई बॉन्ड, p पाई बॉन्ड 1 होता है और p पाई d पाई बॉन्ड भी 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, p पाई d पाई बॉन्ड में से बहुत बार जो है क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो एक p पाई d पाई बॉन्ड होता है और एक p पाई बॉन्ड होता है, ये हमें याद रखना है। एक बॉन्ड जो होते हैं इसमें होते हैं एक p पाई और एक p पाई d पाई। उसके बाद इसकी रिएक्शंस जो है वो पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए इसमें लिखा है हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। SO2 की रिएक्शन H2O के साथ करवाएंगे तो H2SO3 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सल्फर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो ये H2O से रिएक्शन करके कौन सा एसिड बनाएगा, जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हो। ठीक है ना, H2O से रिएक्शन करके सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट बनाएगा, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो खुद है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करेगा। उसके बाद आते हैं SO2 की लाइम वाटर के साथ रिएक्शन, SO2 CaOH2। ठीक है, अब CaSO3 बना लेता है प्लस H2O बना लेता है लाइम वाटर के साथ। SO2 जो है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CaSO3 बना लेता है, जो कि एक मिल्की प्रोडक्ट है। ठीक है, एक मिल्की प्रोडक्ट है। अब इसकी मिल्कीनेस को दूर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पे जो है एक प्रोडक्ट और आ रहा है, यहां पे एक मिनट, हाँ जी। तो ये वाली रिएक्शन देखिए, इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ है, हमने SO2 को एक्सेस में ले लिया है। SO2 को किस में ले लिया है, एक्सेस में ले लिया है। उसके बाद क्या हुआ है, बाइसल्फाइड, वहां पे हमें सल्फाइड मिला था, यहाँ पे हमें बाइसल्फाइड मिला है और मिल्कीनेस जो है यहाँ पे आके डिसअपीयर हो गई है। मिल्कीनेस जो है डिसअपीयर हो गई है। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे SO2 ने लाइम वाटर के साथ रिएक्शन की तो एक मिल्की प्रोडक्ट बना, वो क्या था, सल्फाइड था, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस में SO2 ले लिया तो इसकी मिल्कीनेस जो है वो डिसअपीयर हो गई और बाइसल्फाइड जो है वो हमें मिल गया। रेड्यूसिंग नेचर, ये भी रेड्यूसिंग नेचर लग रहा है। रेड्यूसिंग नेचर मतलब दूसरे को रेड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Fe जो है यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे ये +2 में चला जाता है, दैट मीन्स ये हो रहा है रेड्यूस। SO2 में S जो है यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि H2SO4 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, दैट मीन्स ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। ठीक है, यानी कि रेड्यूसिंग नेचर हमें पता है ना, रेड्यूसिंग नेचर किसका होगा, जो खुद दूसरों को रेड्यूस करेगा और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो इसने Fe को तो कर दिया रेड्यूस और खुद हो गया ऑक्सीडाइज, खुद बन गया +4 से +6 और Fe को कर दिया +3 से +2। ओके, चलिए अब इसकी रिएक्शन जो प्रिपरेशन मेथड है, यहाँ पे जो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं।
बर्निंग एस इन एयर, एयर में अगर हम सल्फर को बर्न करते हैं तो SO2 जो है वो हमें मिल जाता है, S + O2 = SO2। बहुत ईजी था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं समझ में आया हो। अब यहाँ पे बात आती है सल्फाइड या बाईसल्फाइड की, ठीक है, सोडियम के सल्फाइड या बाईसल्फाइड की रिएक्शन जो है हीट करने पर उसको H2O + NaCl + हमें SO2 देता है, ठीक है। क्या है, सल्फाइड और बाईसल्फाइड ऑफ सोडियम गिवन H2O + NaCl + SO2। तो ये प्रिपरेशन के मेथड हैं, जैसे कि वहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से बनता था हमको CO2, यहाँ पे सल्फाइड और बाईसल्फाइड से बनता है SO2, ठीक है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से CO2 बनता था, सल्फाइड और बाईसल्फाइड से सल्फर SO2 बन जाता है, ओके। चलिए फिर आते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड पे। सल्फर ट्राइऑक्साइड, अभी जो है हमने सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था एक पी पाई बॉन्ड है और एक पी पाई बॉन्ड है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड में एक पी पाई बॉन्ड है और 2 पी पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पता हो, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन भी हम इजी से निकाल सकते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ये भी हमें पता होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि पी पाई बॉन्ड एक होता है और पी पाई बॉन्ड 2 होते हैं। H2SO4, अब H2SO4 किंग ऑफ एसिड्स आ गया। H2SO4 जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो हीट रिलीज करता है। इसीलिए जब भी हम H2SO4 की रिएक्शन H2O के साथ करवाएंगे तो स्प्रिंकलिंग वाटर डालते हैं, कुछ बूंदे जो हैं उस पर बरसाते हैं, एकदम से वाटर हम नहीं डालते हैं क्योंकि वो एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी फ्री करता है। तो वो जो है एक कह देंगे कि ह्यूज अमाउंट में एनर्जी फ्री कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे एक हादसा होने का चांस जो है वो रहता है। अब आते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसकी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बर्निंग ऑफ S, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 4 जो है इसमें स्टेप दिए गए हैं। एक स्टेप जो है वो मैं भी अपनी तरफ से आप इसमें जोड़ के आपको बताऊंगी। देखिए, बर्निंग ऑफ सल्फर S + O2 = SO2, ठीक है। देन SO2 + O2 = SO3, ठीक है। देन SO3 + H2O = H2SO4। देखिए इसने वही वाला एसिड बनाया है जो इसकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये खुद +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही एसिड बनाएगा। H2O से रिएक्शन करने पर सेम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड जो है वो ये फॉर्म करते हैं। तो SO3 था प्लस H2O, तो H2SO4 बनाया इसने क्योंकि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनाना चाह रहा था। उसके बाद आते हैं H2SO4 + SO3। देखिए H2SO4 + SO3 इसे हम कहते हैं ओलियम। क्या कहते हैं? ओलियम। H2SO4 + SO3, H2SO4 + SO3। अब इसको इस तरीके से ना लिख के हम ऐसा भी लिख सकते हैं H2S2O4 5 6 7, तो 7 H2S2O7 ओलियम होता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है इसलिए बता रही हूँ, H2S2O7 ओलियम होता है। उसके बाद बात आती है, देखिए बच्चों, इसकी रिएक्शन में अगर H2O से करवा दूं, ओलियम की रिएक्शन में H2O से करवा दूं, क्यों करवाऊंगी रिएक्शन? क्योंकि मैं अपने डिजायर के अकॉर्डिंग H2SO4 चाह रही हूँ। ठीक है, अगर हम अपने डिजायर के अकॉर्डिंग H2SO4 की मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है वो चाहते हैं, तो हम इसकी रिएक्शन H2O से करवा देते हैं और डिजायरेबल H2SO4 जो है वो हमें मिल जाता है। डिजायरेबल H2SO4 जो है वो हमें मिल जाता है। प्रॉपर्टीज में ये तो इसकी थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब ये सब जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं। चलिए, किंग ऑफ एसिड ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग होती है दोनों के अंदर, इसलिए सॉल्युबल है ये वाटर में। स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड है। ये सब हम जो है डायबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसके वन शॉट में क्लियर कर चुके हैं। अब बात आ रही है हमारे H2SO4 के H2 से रिएक्शन करने की, जिससे कि लिबरेट होती है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों होती है? इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दैट मीन्स इसमें से जो है एनर्जी रिलीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो है इसमें रिलीज होगी।
डाइल्यूट H2SO4 जो है उसका सब ग्रुप फर्स्ट क्लास A, ठीक है, जो हमारे जो रेडिकल होते हैं एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, उसमें फर्स्ट A का जो रेडिकल होता है उसकी हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें वॉलेटाइल प्रोडक्ट मिलता है। वॉलेटाइल प्रोडक्ट मिलता है कौन से ग्रुप के साथ? एसिडिक रेडियल। हमें पता है एसिडिक रेडिकल की जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने पर वॉलेटाइल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। उसके बाद है कंसंट्रेटेड H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। Br- को Br2 में बदल देगा, I- को I2 में बदल देगा, माइनस वाले चार्ज को जीरो वाले चार्ज में ले जाएगा, दैट मीन्स एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद है H2SO4 प्लस मेटल से रिएक्ट करता है, एक्सेप्ट कौन सा? Au और Ag से रिएक्ट नहीं करता है। H2SO4 मेटल से रिएक्ट करके मेटल सल्फेट देता है प्लस SO2 प्लस H2O हमें देता है, ठीक है। H2SO4 मेटल से रिएक्ट करेगा, एक्सेप्ट Au एंड Ag, मेटल सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O हमें देगा। उसके बाद ये रिएक्शन आती है डाइल्यूट H2SO4 जो है मेटल में, मेटल अबव H2 इन रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल अबव H2 इन रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या होगा? या तो मॉडरेट होगा या फिर हाईली रिएक्टिव होगा। अगर कार्बन का जो है कार्बन के ऊपर हुआ तो हाईली और कार्बन से नीचे हुआ तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हमें मिलेगा। तो वो जो है उससे रिएक्शन करके मेटल सल्फेट प्लस H2O बनाता है। H2O बनाएगा कब? जब एक्सेप्ट Au और Ag। H2SO4 मेटल से रिएक्ट करेगा, मेटल सल्फेट SO2 प्लस H2O बनाएगा। अब यहाँ पे बात आई है किसकी? डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है यहाँ पे, और साथ में मैंने यहाँ पे लिख दी है H2 से अबव हो यानी कि हाईली रिएक्टिव हो, तो वो मेटल सल्फेट प्लस H2 देगा। उसके बाद आते हैं सोडियम थायोसल्फेट, जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है बट बहुत बार पूछ लिया जाता है, एक बार इसमें से गो थ्रू होंगे। चलिए, Na2SO3 प्लस Na2SO3 की रिएक्शन सल्फर से करवाएंगे तो सल्फर इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो Na2S2O3 जो है सोडियम थायोसल्फेट जो है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से Na2S सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करवाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड से, तो Na2S2O3 हमको मिल जाएगा। ये भी इसके अंदर सिर्फ ऐड हो रहा है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद सल्फर की रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे, किसकी? सल्फर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम थायोसल्फाइड जो है वो मिल जाएगा। ये भी एक एडिशन रिएक्शन है, वो सिर्फ इसमें ऐड हो गया है, और इसमें जो है हमें प्रोडक्ट मिल गया है सोडियम थायोसल्फेट। उसके बाद Na2S की रिएक्शन करवा रहे हैं Na2SO3 के साथ प्लस I2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे स्प्रिंग रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्प्रिंग रिएक्शन। तो क्या बनेगा? सोडियम थायोसल्फेट जो है वो हमें मिल जाएगा, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो, और सोडियम आयोडाइड जो है वो हमें मिलेगा। ये थी इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? सेम रिएक्शन है, वो आयोडीन NaI को निकाल देगा और अपना जो है मेन प्रोडक्ट Na2S4O6 बना लेगा। दूसरी है क्लोरीन के साथ और H2O के साथ, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2SO4 बना लेगा। H2O के साथ करवाया है, अगेन वही वाला प्रोडक्ट बनेगा जो हमने अभी आपको इससे पहले डिस्कस किया था, और प्लस 2HCl प्लस सल्फर जो है वो हमें मिल जाएगा। तो ये था सोडियम थायोसल्फेट का। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं। तो सल्फर के ऑक्सी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, दो टाइप के जो हम मानेंगे मेन ऑक्सी एसिड हम पढ़ते हैं। आगे हम सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म पढ़ते हैं और सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से सल्फ्यूरस एसिड में पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। अब H2SO4 का फॉर्मूला आपको पता होता है, ठीक है। H2SO4 का हमें फॉर्मूला पता होता है, और इसी तरीके से सल्फ्यूरस एसिड का भी हमें फॉर्मूला पता होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड दोनों का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। अब हम इसमें से पायरो और हाइपो कैसे निकालेंगे अपने, देखिए दोनों को होल ट्वाइस कर दीजिए, होल ट्वाइस कर दिया, प्लस H2O कर माइनस H2O कर दीजिए। तो होल ट्वाइस करने के बाद H2O जो है वो माइनस कर दीजिए, जैसे कि H4S2O8 ये हो गया, इसमें से H2, तो यहाँ पे क्या हो गया H2, देन सल्फर को ऐसा कैसा लिखना है, और ऑक्सीजन जो है वो हमें
4 2 8, तो 1 ऑक्सीजन हमने निकाल दी तो O7, तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा एज अ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से सल्फ्यूरस एसिड में बात की जाए तो H2SO3, ये है फॉर्मूला, इसका होल ट्वाइस कर देंगे, माइनस H2O कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा H2S2O5। ठीक है, तो पायरो कैसे फाइंड करेंगे, हमें इसका होल ट्वाइस करना है, माइनस उसमें से H2O कर देना है। उसके बाद बात आती है इसके हाइपो की। हाइपो में अगेन होल ट्वाइस कर दीजिए, वहाँ पे H2O माइनस किया था, यहाँ पे माइनस कर देंगे H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस कर देंगे H2O2, तो सेम H2O2 को माइनस करेंगे H2SO4 में से, तो H2S2O6 हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से इसमें से माइनस करेंगे तो H2S2O4 जो है वो हमें मिल जाएगा। तो ये था सल्फ्यूरिक एसिड से पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप कैसे जान सकते हैं, और हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कैसे जान सकते हैं। एंड दूसरा, सल्फ्यूरस एसिड में से पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कैसे निकाल सकते हैं, और हाइपोसल्फ्यूरस एसिड जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कारोज एसिड और मार्शल्स एसिड, ये हम अपने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। कारोज एसिड एंड मार्शल्स एसिड, H2SO4 में होल ट्वाइस करने के बाद एक ऑक्सीजन जोड़ दूं तो मेरे पास कारोज एसिड आ जाएगा। इसके स्ट्रक्चर के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब जो है हम अपने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद मार्शल्स एसिड हमने पढ़ा था, उसमें क्या करना है, H2SO4 की अगेन होल ट्वाइस, इसमें से माइनस कर देना है H2, तो H2S2O8 जो है मार्शल एसिड हमारे सामने आ जाता है। क्या आ जाता है, मार्शल्स एसिड। अब आ गए हम ग्रुप नंबर 17 पर, दैट इज हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन और इनर्ट गैसेस जो फैमिली है, बहुत छोटी छोटी सी क्वेश्चंस जो है इसमें से पूछे जाते हैं, तो हम इसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही इसमें रीड करेंगे। चलिए, एटॉमिक रेडियस का क्रम सेम है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपोजिट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो भी अपोजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन फ्लोरीन की अगेन हमारा सेकंड जो ग्रुप, थर्ड जो ग्रुप है वो अपना आगे आ गया है, और फर्स्ट जो ग्रुप है, सेकंड जो ग्रुप है वो पीछे चला गया है। तो हमने क्या बोला था, सेकंड से थर्ड में आते समय ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ग्रुप्स में आती है, तो ये जो है इसमें इंटरकन्वर्जिबल होता है। उसके बाद आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का देखिए Cl2, Br2, F2, I2, ये थोड़ा डिफरेंट है किसके कंपैरिजन में, जो हम पहले पढ़ते आए हैं। ठीक है, बाकी वाला में कौन सा लगा था, हमारा बेसिक एंड ठीक वाला जो फंडा था वो हमारा अच्छे से बैठ रहा था। इसमें हमारा ये फंडा नहीं बैठ रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें ये फंडा नहीं बैठ रहा है बेसिक एंड स्ट्रेंथ वाला। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो Cl2 की सबसे ज़्यादा है, देन Br2 की, देन F2 की, देन I2 की। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो इसका, देन ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। F के बीच में, Cl के बीच में, Br के बीच में, I के बीच में। ऑक्सीडाइजिंग पावर देखी जाए तो सेम जो है क्रम रहेगा, कौन सा, शुरू वाला F2, Cl2, Br2 और I2। ठीक है, चलिए अब आती है रिएक्शन विद H2। H2 के रिएक्शन यानी कि हमसे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हेलोजेंस के हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो HF इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HI। सेम फंडा हमारा वो वाला लग रहा है यहाँ पे, कौन सा, थर्मल और बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला। ठीक है, क्या था, बॉन्ड एंगल और थर्मल, ठीक, और बॉन्ड एंगल। एसिडिक एंड रेड्यूसिंग नेचर, सेम फंडा वही वाला हमारा लग रहा है, रीसेट करना है हमें रेड्यूसिंग नेचर के मामले में। ठीक है, रेड्यूसिंग नेचर के मामले में रीसेट कर देना है इस क्रम को, किसके कौन से क्रम को, जो बेसिक, थर्मल और वो वाला क्रम था बॉन्ड एंगल वाला, उसको। देन आती है रिएक्शन विद H2O। H2O के साथ देखिए फ्लोरीन जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करता है और हमें HF देता है प्लस O2 देता है। इसी तरीके से क्लोरीन रिएक्शन करता है, ब्रोमीन रिएक्शन करता है, आयोडीन जो है वो H2O के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि आयोडीन जो है वो H2O के साथ रिएक्शन नहीं करता है। देखिए यहाँ पे जो है ये क्या, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 में। ठीक है, अब ये यहाँ पे जाके हो गया -1 में,
0 से -1 यानी कि रेड्यूस हो गया, और ये -2 से किस में चला गया, 0 में, ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये रेड्यूसिंग नेचर है। अभी अभी मैंने आपको बोला रेड्यूसिंग नेचर होगा, तभी तो है ये 0 से किस में चला गया, -1 में रेड्यूस हो गया, और ये -2 से 0 में चला गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो यानी कि दूसरे को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो गया, रेड्यूस। तो कौन सा नेचर रहा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, क्योंकि 0 से -1 में खुद गया। उसके बाद आते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें जो है आपको एक फंडा जो है वो याद रखना है, लार्ज हैलोजन जो है वो बॉन्ड करेगा स्मॉलर हैलोजन के साथ। लार्जर हैलोजन जो है वो स्मॉलर हैलोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाएगा। कौन से होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजन्स जो है वो आपस में ही रिएक्ट करके जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, लार्जर हैलोजन स्मॉलर हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा। देखिए हैलोजन जो है वो इस तरीके से होते हैं हमारे पास, FCl, Bri। ठीक है, अब देखिए इस आयोडीन ने ये इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये तो इससे स्मॉल ये है। ठीक है, ये इससे स्मॉल है, ये इससे भी रिएक्शन कर सकता है, ये इससे स्मॉल है, ये इससे भी रिएक्शन कर सकता है। यानी कि आयोडीन जो है वो सबसे रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, आयोडीन जो है वो सबसे रिएक्शन कर सकता है। Bri भी बनाएगा आयोडीन, IBr भी बनाएगा आयोडीन, IBr। ठीक है, IBr3 भी बनाएगा, IBr5 भी बनाएगा, IBr7 भी बनाएगा। तो आयोडीन जो है वो सबसे रिएक्ट करेगा। इसी तरीके से क्लोरीन से भी रिएक्ट करेगा, इसी तरीके से फ्लोरीन से भी रिएक्ट करेगा। तो सब प्रोडक्ट आयोडीन बनाता है हमारा। ठीक है, चलिए दूसरी बात आती है ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन से छोटा साइज इसका, मैंने आपको बोला लार्ज वाला स्मॉलर के साथ बनाता है, तो ब्रोमीन जो है वो इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा। यानी कि ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन वाले प्रोडक्ट देगा और फ्लोरीन वाले प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये भी क्लियर। चलिए बात आती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन किससे रिएक्ट करेगा, ओनली फ्लोरीन से, और फ्लोरीन तो किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, फ्लोरीन किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लार्ज जो हैलोजन है वो स्मॉलर, और इससे स्मॉल तो कुछ है ही नहीं ऊपर, तो ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये। तो देखिए अब यहाँ पे बात एक और टॉपिक ये आता है कि ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से रिएक्शन करेगा, कौन नहीं करेगा। अब बात आती है कि ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले और 7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 10, 11, 12, 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसके लिए देखिए चलिए, तो अगर इसके लिए इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो देखिए यहाँ पे मैंने क्यों फिल करे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास, 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्रम भी बनाएगा। अगर मैं इसको एक्साइट करके इधर लेके चली जाऊँ तो कितने हो जाएंगे, मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसे एक्साइटेड स्टेट में मैं इधर ले जाऊँ यहाँ पे, तो कितने में 1 2 3, तो 3 वाला प्रोडक्ट बनाएगा। इसी तरीके से इसको एक्साइट करके इधर ले जाऊँ, अगर मान लीजिए ये यहाँ से उधर चला गया, तो इसको अगर यहाँ से काट देते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 वाला बन गया, इसको उधर लेके जाऊंगी तो 7 वाला बन गया। तो इसीलिए जो है ये 1, अब आप सोचेंगे ये क्वेश्चन जो आपके पूछने से पहले मैंने आंसर दे दिया इसका कि 2 4 6 वाले क्यों नहीं बना रहा और 3 5 7 वाले क्यों बना रहा है। तो 1 वाले, 3 वाले, 5 वाले और 7 वाले प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म करेगा। ठीक है, अब जो बातें हमने यहाँ पे पढ़नी थी, क्लियर करनी थी, वो हमने कर ली। देखिए इनके आंसर, F2 कोई रिएक्शन नहीं देता, ये भी हम पढ़ चुके हैं। Cl2 ClF और ClF3 बनाएगा। Br किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ और F के साथ। ठीक है, Cl के साथ और F के साथ। आयोडीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो इसके सभी प्रोडक्ट्स और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसके बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन जो है वो IF7। ठीक है, ये कर लिया। अब हम ब्रोमीन से अगर करें इसकी बात तो Br बन जाएगा, IBr3 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना लीजिएगा।
अब बात यह आई है कि मैडम अभी आपने बोला कि 1 वाले, 3 वाले, 5 वाले, 7 वाले प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये तो 1, 3, 5, 7 वाले प्रोडक्ट बना रहा है, बट ये तो क्या है 3, 1 और 3 वाले, 5 वाले, 7 वाले इसने नहीं बनाए, इसने 5 वाले नहीं बनाए, ये तो वैसे भी कुछ नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना? देखिए किसका आयोडीन का साइज बड़ा, साइज बड़ा, तो ये जो है 7 वाले प्रोडक्ट बना सकता है ना। जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा एटम्स को अपनी तरफ कवर करके रख सकता है ना, तो ये जो है उतना एटम्स को कवर कर सकता है, तो इसलिए 1, 3, 5, 7 चारों जो है ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ब्रोमीन के साइज उससे थोड़ा छोटा, मान लीजिए उससे थोड़ा छोटा, ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला को देख सकता है, तो 1 को, 3 को, 5 को। उससे ऊपर वाला जो है वो उसका साइज और छोटा, तो ये जो 5 वाले को भी नहीं रख पाएगा, तो ये 1 और 3 को रखेगा, और लास्ट F2 जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने ये देखा है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ज़रूरी था। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपको ClF3 जो है बनता है और ClF5 जो है वो नहीं बनता। ये क्वेश्चन भी इसमें से पूछ लिया था, ClF5 क्यों नहीं बनता? तो वही हमारा क्यों बनता, क्योंकि स्टेरिक हिंडरेंस हो जाती है, साइज छोटा है, स्टेरिक हिंडरेंस हो जाती है, दैट वाई ये जो है ClF5 नहीं बनता। इसी तरीके से कई बार IF7 और ऐसे पूछ लिया जाता है कि ClF5 और ClF7 ये तो नहीं बनते, बट IF7 और IF5 बनता है। तो कैसे भी क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है। जवाब आपको पता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण साइज इनका छोटा होता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये नहीं बना पाते जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट। हाँ, तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस जो हैं, इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सो एसिड्स जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके हैलोजन के साथ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस फॉर्म करते हैं। तो ये यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, ये +3 वाला, ये +5 वाला, और ये +7 वाला। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछा जाता है, वो किस में से, इनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में से। HOF जो है वो बनता है, HOF2 नहीं बनता, 3 नहीं बनता, 4 नहीं बनता, ये फॉर्म नहीं होते हैं। HCl जो है वो चारों जो है वो बना सकता है, +1 में भी, +3 में भी, +5 में भी, +7 में भी। Br जो है वो HOBr बना लेता है, पर +3 वाला नहीं बना सकता। Br वाला जो है +3 वाला नहीं बना सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट I जो है वो भी नहीं बनाता है, कौन सा, 3 वाला। ठीक है, 3 वाला I भी नहीं बनाता। तो ये दोनों जो हैं वो 3 वाले नहीं बनाते, और ये जो है वो सिर्फ 1 बनाता है, बाकी जो बीच वाला है वो सब बनाता है। यहाँ पे जो देखा जाए तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +1 है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ, हालांकि ये जो टॉपिक है वो हम पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको क्लियर करवा दिया था ये, फिर भी एक बार यहाँ पे इससे गो थ्रू होना चाह रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो +7 वाले की ज़्यादा, देन +5, देन +3, देन +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, देन HClO2 वाले को कहते हैं क्लोरस एसिड, देन HClO3 को कहते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने लगता है तो हाइपोक्लोरिक एसिड, और फिर लास्ट में HCl4 को कहते हैं परक्लोरिक एसिड। ओके, परक्लोरिक एसिड। तो ये थी P ब्लॉक के ऑक्सो एसिड्स और हैलोजेंस। अब आता है P ब्लॉक में हैलोजेंस में क्लोरीन के साथ। क्लोरीन की रिएक्शंस अगर देखें तो देखिए, रिएक्शन विद मेटल्स, क्लोरीन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, NaCl, MgCl2, AlCl3। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपसे ये नहीं पूछेगा डायरेक्ट कि NaCl बनेगा, ये MgCl2 बनेगा, AlCl3 बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कोवलेंट करेक्टर का, कोवलेंट करेक्टर या फिर आयोनिक करेक्टर के ऑर्डर का। जैसे कि हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, अब देखिए HF, LIF, NF, KF, RBF, CS। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे ये पूछता है कि कोवलेंट करेक्टर का क्रम बताइए, तो कोवलेंट करेक्टर के केस में एक फंडा हमें याद रखना होता है, फाजान्स रूल। फाजान्स रूल क्या होता है, फाजान्स रूल, फाजान्स रूल हमें ये बताता है कि अगर हमने पढ़ लिया है, मान लीजिए HClA, ये हमें याद रखना है। ठीक है, HClA सुप्रीम कोर्ट
लो, सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं, लॉज चलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट लो, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे जो एनायन है वो तो FF है, तो एनायन का तो हमसे कोई लेना देना नहीं रहा, मार दिया, ठीक है। स्मॉलर कैटायन कौन सा है, स्मॉलर कैटायन ये है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो है वो बढ़ता है। इसको हम HF को ना लेके इससे ले तो ज़्यादा राइट रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, कोई प्रॉब्लम हुई है, हाँ जी। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होंगे, इसमें, क्योंकि स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, तो ये जो है सबसे ज़्यादा इसमें कैरेक्टर होंगे। तो ये कोवलेंट कैरेक्टर का आपको याद रखना है। फाजान्स रूल SC जो है, सुप्रीम कोर्ट लॉ जो है वो हमें याद रखना है। इसके बेस पे हम कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के सभी क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए, क्लोरीन के मेटल से रिएक्शन पढ़ ली, अब देखते हैं क्लोरीन को फॉर्म करने की रिएक्शन। देखिए क्लोरीन जो है HCl को रिएक्शन करवा देंगे KMNO4 के साथ, ठीक है। यहाँ से अब देखिए, जब भी Mn जो है उसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर Mn की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई जाती है, HCl के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाऊंगी तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, Mn+2 ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो Mn+2 ही मिलेगा। यहाँ पे KMNO4 HCl, तो Mn का कौन सा प्रोडक्ट, क्लोरीन तो बनेगा ही, क्योंकि उसका तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो Mn कौन सा वाला, +2 वाला, Mn कौन सा वाला, +2 वाला, ठीक है। अब हमारे पास है HCl + O2, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले फोर्थ रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सेम हमने वही किया, NaCl + KMNO4, एक सेकेंड, H2SO4, अगेन हमने MnCl2 ही बनाया है, +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट, ठीक है। Cl हमने निकाल दी। बात आती है थर्ड रिएक्शन की। ये थर्ड रिएक्शन आई थिंक यहाँ पे हमें लिखनी चाहिए थी क्योंकि थोड़ी सी अलग है। इस रिएक्शन को, बट डोंट वरी, वी कैन मैनेज दिस, ओके। तो ये वाली रिएक्शन जो है ना बच्चों, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डेकेन प्रोसेस। डेकेन प्रोसेस क्या होता है, HCl की O2 से रिएक्शन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, CuCl2 की प्रेजेंस में, तो Cl2 + H2O जो है वो हमें मिल जाएगा, Cl2 + H2O जो है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स से। चलिए रिएक्शन विद नॉन मेटल्स की बात करें पहले। क्लोरीन की रिएक्शन नॉन मेटल से करवाएंगे, P4 के साथ करवाएंगे, S8 के साथ करवाएंगे, तो हमें जो है वो क्या दे देगा, P4 के साथ करवाने पे PCl3 दे रहा है, PCl5 दे रहा है। क्यों दे रहा है, यहाँ पे PCl3 दिया और यहाँ पे PCl5 क्यों दिया। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट लेक्चर पे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, क्लोरीन की रिएक्शन करवाई थी NH3 के साथ। जब NH3 एक्सेस में था तो NH4Cl बन रहा था, और जब हमारे पास क्या एक्सेस में था, क्लोरीन एक्सेस में था, तो NCl3 बन रहा था। यही था ना, हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना। देखिए हमने क्या किया था, NH3 की रिएक्शन Cl के साथ करवाई थी, ठीक है। जब क्लोरीन एक्सेस में था तो हमारे पास NaCl3 बन रहा था, और इसी तरीके से जब ये एक्सेस में था हमारे पास, तब हमारे पास बन रहा था NH4Cl। सेम बात जो है वो बच्चों यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पे ये जो P4 जो है वो लिमिटेड है, P4 लिमिटेड है तो हमें PCl3 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे P4 जो है वो किस में है, एक्सेस में है, और एक्सेस में है तो यहाँ पे बन रहा है PCl5, ओके। अगर P4 लिमिटेड है तो PCl3 बनाएगा, P4 एक्सेस में है तो PCl5 बनाएगा, और S8 चाहे लिमिटेड हो चाहे एक्सेस हो, ये हमेशा H2Cl2 ही बनाएगा, ओके। लास्ट हमारी रिएक्शन है इसमें, रिएक्शन विद NaOH। NaOH के साथ रिएक्शन करने पर अब यहाँ पे एक जो है बात आती है, क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन दो टाइप से होती हैं, एक तो कोल्ड और डाइल्यूट के साथ, और एक हॉट और कंसनट्रेटेड के साथ, ठीक है। चलिए कोल्ड और डाइल्यूट के साथ, तो NaCl + NaOCl देता है। NaCl तो दोनों में बन रहा है, बात आ रही है सिर्फ ऑक्सीजन में। इसमें ऑक्सीजन एक है कोल्ड और डाइल्यूट में, और हॉट और कंसनट्रेटेड में ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। कैसे याद रखेंगे, देखिए मूवीज़ देखने जाते हो सिनेमा घरों में, ठीक है, ठीक है, मूवी थिएटर में जाते हो, मूवी देखते हो, अंदर बहुत ही कोल्ड जो है वातावरण रहता है, एटमॉस्फेयर बहुत कोल्ड होता है, AC चल रहे होते हैं, मस्त मूवी देखते हैं हम लोग, है ना।
तो क्या होता है, हम आराम से बैठे हुए होते हैं, सब जो है अपनी अपनी सीट पे बैठे होते हैं। जैसे ही मूवी खत्म होती है हम बाहर निकलते हैं, बाहर बहुत गर्मी होती है, हॉट रहता है बिल्कुल क्लाइमेट, है ना, गर्मी धूप होती है, बहुत क्लाइमेट हॉट रहता है। तो क्या होता है, सब भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो देखिए जब हम अंदर थे तो एक सीट पे एक जना बैठा था तो एक ओ था, ठीक है। जब क्या कोल्ड और डाइल्यूट था तो एक ओ आराम से मस्ती से बैठा था। जैसे हम बाहर निकले, हॉट जो है टेम्परेचर हुआ, तो क्या हुआ, भीड़ बाहर निकली, मूवी खत्म हुई तो O3 हो गया, यानी कि खूब सारी भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई। तो यहाँ पे जो है ये कोल्ड में बनाएगा एक O वाला प्रोडक्ट और हॉट में बनाएगा बहुत सारे O वाले प्रोडक्ट। चलिए अब इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई रिएक्शन आने वाली है। ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Cl2 की रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है CaOCl प्लस CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। ये मिलता है हमें क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन है तो क्या होगा, दूसरे को क्या बना देगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये जो है ये हमारे पास रहती है ब्लीचिंग पाउडर। ये है हमारा फॉर्मूला किसका, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये हमारे पास आ जाता है। ओके, तो ये रिएक्शंस थी हमारे पास किसकी, मेटल से हमने करवाई। मेटल से करवाने पे हमें कोवेलेंट और आयनिक करेक्टर वाला जो है फंडा मिला। नॉन मेटल से करवाई तो एक्सेस में क्या है वो हमें पता चला। NaOH के साथ करवाई तो कोल्ड में अकेला एक सीट पे एक जना, हॉट में खूब सारी भीड़, ठीक है। देन हम आ गए इसमें KMnO4 के साथ। ये मैंने आपको क्या बताया, +7 वाला +4 वाला +2 का ही बनाएगा जब एसिडिक मीडियम में होगा। देन हमने ये डेकन प्रोसेस पढ़ी है। डेकन प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ COCl2 जो है HCl + O2 = Cl2 + H2O बनाता है। चलिए अब आ गए हैं हमारे नोबल गैसेस ग्रुप में। लास्ट हमारा ग्रुप है P ब्लॉक का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। आइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो हाईली पॉजिटिव होती है, हाईली एंडोथर्मिक है। क्यों है हाईली पॉजिटिव, हाईली एंडोथर्मिक, क्योंकि इनको एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। जो इनका क्या है, हमें पता है कि फुलफिल है, बिल्कुल स्टेबल है, तो इनसे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। हमने हमारा चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो बहुत अमीर आदमी है उससे पैसा निकलवाने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। सेम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पे वो भी पॉजिटिव होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। रिएक्शन ऑफ नोबल गैसेस, इसमें देखिए रिएक्शन जो है वो सिर्फ कौन करता है, क्रिप्टॉन और जिनोन करेंगे। क्रिप्टॉन जो है KrF2 बनाता है सिर्फ, और जिनोन जो है और प्रोडक्ट्स बनाता है। बाकी के जो है रिएक्शन नहीं करते, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन जो है कोई रिएक्शन नहीं करता है। फिर आ जाती है बात मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा ऑफ दिस चैप्टर फॉर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के केस में क्या होगा, देखिए इनर्ट गैसेस के प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं पहले। आइए इनर्ट गैसेस के प्रिपरेशन मेथड के केस में क्या होगा, Xe ने F2 से रिएक्शन करी तो XeF2 बन गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन Xe ने F2 से रिएक्शन करी तो क्या बन गया, F4। यहाँ पे जो है Xe एक्सेस में लिया था, ये एक्सेस में था यहाँ पे, और हमने ये यहाँ पे ले लिया F2 एक्सेस में, F2 एक्सेस में ले लिया। यहाँ ये जब एक्सेस में था तो XeF2 बना। अब ये जब F2 एक्सेस में हुआ तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आ सकते हैं, या तो XeF4 आ जाएगा या तो XeF6 आ जाएगा। दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है। कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर हम इसको Xe और F को 1:5 में लेंगे तो हमारे पास XeF4 आएगा, और अगर हम Xe और F2 को हम ले लेंगे 1:20 में तो हमारे पास XeF6 आएगा। याद रखेंगे रेशो, क्वेश्चन आता है बहुत बार इसमें से। 1:5 में अगर Xe और F2 को लेंगे तो XeF4 बनेगा, और अगर 1:20 में लेंगे तो XeF6 जो है वो बनेगा। टेम्परेचर याद कर लीजिएगा 673, 573 एंड 873। अब ये तो बात हो गई इनके प्रिपरेशन मेथड की। अब इनका हाइड्रोलिसिस देखें। चलिए ये तो थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब इनका हाइड्रोलिसिस, तो मैं यहाँ पे H2 लिख दूँ, H2O। चलिए तो यहाँ पे भी H2O लिख देती हूँ। अब देखिए XeF2 है, इसके H2O के साथ रिएक्शन करेंगे। देखिए H2O के साथ रिएक्शन पर O2 तो बनेगा ही बनेगा, HF बनेगा ही बनेगा। O2 जो है वो इसमें नहीं बन रहा है पर HF सब में बनेगा,
4 वाले में भी, 6 वाले में भी। तो HFO2 और HC 3 प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने आते हैं। यहाँ पे HC प्लस HF प्लस O2 बनता है और यहाँ पे HCO3 प्लस HF बनता है। देखिए यहाँ पे कितना है, HCF2, यहाँ पे HCF6, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है इसके कंपैरिजन में 3 गुना कम, इसके कंपैरिजन फ्लोरीन जो है वो 3 गुना कम हो गया। ऑक्सीजन को भी 3 गुना कम कर दो, समझ में आई बात। फ्लोरीन को 3 गुना कम कर रहे हो तो वहां पे ऑक्सीजन को भी 3 गुना कम कर दो, तो Xe जो है वो हमारे पास आ जाएगा Xc प्लस HF प्लस O2, ठीक है। बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से याद हो गया। हमने इसको 3 गुना कम कर देना क्योंकि वहां पे हमने इसको 3 गुना कम किया था। अब बात आती है HCF4 की, तो ये जो है वो सब प्रोडक्ट बनाता है। तीनों को मिला के, इन दोनों रिएक्शंस को मिला के जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं सारे प्रोडक्ट बनाता है, तो बीच का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फायदा बीच के बंदर को हुआ है, जो ऊपर वाले के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, नीचे वाले के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और सभी प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये तो इससे 3 गुना कम बना रहा है क्योंकि ये 3 गुना छोटा था इससे, और ये जो है वो सभी प्रोडक्ट बनाएगा HCF2। ओके, तो ये थी ज़ीनॉन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और ज़ीनॉन की हाइड्रोलिसिस। उसके बाद आते हैं ज़ीनॉन के कंपाउंड्स, HCF2, ठीक है, HCF4, HCF6, HCOF4, HCO2, F2, XeO3, ये है ज़ीनॉन के कंपाउंड्स। अब इनमें मेन जो है इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका शेप, इनकी ज्योमेट्री, इनकी बात करें तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखिए sp3d ये बनाता है XeF2। कैसे, बहुत सिंपल फंडा है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो हम फंडा अपना वाला लगाते हैं ना। चलिए एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, आइए। तो Xe है तो यानी कि हमारा BCN, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर ले, चलिए, तो BCNOFNE, तो 3 4 5 6 7 8, कितने स्लॉट, 8 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट जो है वो मैंने बना दिए। अब इसके साथ क्या लगाना है, फ्लोरीन लगाने, कितने, 2, तो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर जो है वो इसकी मेरे पास आ गए। लोन पेयर इज इक्वल टू 3, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, ठीक है। और 3 + 2 वाला sp3d, ठीक है, sp3d, 3 + 2 5, तो 5 वाला sp3d। तो इसी तरीके से XeF4 के लिए निकाल लेंगे हम, XeF6 के लिए भी निकाल लेंगे, XeOF4 के लिए भी हम निकाल सकते हैं। इसमें XeF4 के मामले में क्या रखना है, ऑक्सीजन जो है वो 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन को आप ऐसे करके लिखेंगे इसके मैटर में, ठीक है। तो ये इसको ऐसे फाइंड करेंगे। XeO2 F2 सेम उसी मेथड से निकालिए। XeO3, तो ये हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, लोन पेयर्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे, और लोन पेयर्स अगर आपको मिल गए तो स्ट्रक्चर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर ये तो बात हुई थी इनकी हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन ये कैसे शो कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया, कैसे आप इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो आप जो है फाइंड कर सकते हैं, वो भी हमने अपने ट्रिकी मेथड से सीख लिया। अब आते हैं शेप पे। शेप जो है इनकी लीनियर है, किसकी, XeF2 की शेप जो है वो लीनियर है। तो चलिए देखते हैं कैसा दिखता है ये। XeF2 की शेप जो है वो लीनियर है इस तरीके से। इसके अंदर 3 जो है वो लॉन पेयर्स जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं और 2 जो है वो बॉन्ड पेयर्स जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास किसकी, XeF2 की। अब बात करते हैं XeF4 की, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3d2। sp3d2 हमने फाइंड कर लिया इसको कि हमने कैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया। शेप जो है वो उसकी स्क्वायर प्लेनर है और ज्योमेट्री जो है वो इसकी ऑक्टाहेड्रल है। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारे पास XeF2 और ये है XeF4। देखिए इसमें हमारे पास 2 जो है वो लोन पेयर्स हैं और 4 जो है ये बॉन्ड पेयर्स जो है वो बना रहा है। और XeF4 की स्ट्रक्चर जो है स्क्वायर प्लेनर जो कुछ इस तरीके की है। आइए उसके बाद हम देखते हैं किसकी, XeF6 की। XeF6 की कौन सी शेप है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप जो है वो इसकी है और ज्योमेट्री जो है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। तो चलिए लेट्स सी कैसी इसकी शेप और कैसा इसकी ड्रॉ कैसे करेंगे हमको। इसको देखिए, इसमें एक जो है वो लॉन पेयर है, बाकी के सब हमारे पास इसमें बॉन्ड पेयर है। ये इस तरीके से जो है इसकी स्ट्रक्चर हम शो कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है XeF6 की, एक लोन पेयर बाकी के सब बॉन्ड पेयर, ठीक है।
चलिए, तो इसके बाद कौन सा कंपाउंड आ रहा है हमारे पास, लेट्स सी। उसके बाद आ रहा है हमारे पास XeOF4। स्क्वायर प्लेनर जो है इसकी शेप होती है और ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, आइए देखते हैं। ये देखिए स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, जो देखिए स्क्वायर प्लेनर जो है वो इसकी शेप है और ऑक्टाहेड्रल जो है वो इसकी ज्योमेट्री है। तो इसमें जो है ये हमारे पास डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर थी XeOF4 की। देन हमारे पास आती है XeO2F2, O2F2 सीसॉ, ठीक है। और ये देखिए ये इस तरीके से जो है कुछ स्ट्रक्चर है हमारे पास, डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, एक हमारे पास लोन पेयर है और बाकी जो है वो सब बॉन्ड पेयर हमारे पास है, दैट इज XeF2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज XeO3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक इसमें लोन पेयर है, बाकी सब बॉन्ड पेयर है। ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से तीनों ऑक्सीजन जो है वो जुड़ी हुई है। तो इस तरीके की कुछ है जो स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी, XeO3 की आती है, जिसमें sp3 संकरण होता है, sp3 हाइब्रिडाइज ये होता है, सीसॉ इसकी जो है शेप होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा P ब्लॉक जो चैप्टर है उसका सेकंड जो सेशन है वो भी ख़त्म होता है। P ब्लॉक हम पूरा कवर कर चुके हैं, शुरू के 3 ग्रुप्स भी और लास्ट के 3 ग्रुप्स भी। यहाँ पे फुल हम P ब्लॉक का 1 शॉट ख़त्म कर चुके हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल पे सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस।